नमस्कार। तो आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग के सवाल होते हैं उनका एक जबरदस्त कलेक्शन है। पर आज हमारा मिशन सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल असल में टेस्ट क्या करते हैं। कहते हैं कि ये सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक काबिल ऑफिसर के सोचने का तरीका परखते हैं। तो बस आज हम उसी सोच को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है क्योंकि ये सच भी है। ये दो अलग अलग तरह की मानसिक क्षमताओं का टेस्ट है। एक तो है जानकारी को सहेजना और सही समय पर याद करना, जिसे हम सामान्य ज्ञान या जीके कहते हैं। और दूसरा है जब जानकारी सामने न हो तो पैटर्न ढूंढकर लॉजिक लगाकर समस्या को सुलझाना, यानी तर्क शक्ति। पहले सामान्य ज्ञान से समझेंगे कि एक अधिकारी से देश की किन बड़ी तस्वीरों को जानने की उम्मीद की जाती है। फिर तर्क शक्ति से ये देखेंगे कि दिमागी कसरत के पीछे असल में कौन से कौशल परखे जा रहे हैं। तो चलिए देश की नींव से ही शुरू करते हैं। संविधान और राज व्यवस्था। पहला सवाल है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर कि इन्हें संविधान में कब शामिल किया गया। जवाब तो है 42वां संशोधन 1976 और यह आइडिया सोवियत संघ से प्रेरित था। यह तो हुआ फैक्ट, पर इसके पीछे की सोच क्या थी? ये जानना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इसके पीछे एक सोच ये थी कि नागरिकों को अपने अधिकारों का तो पूरा एहसास है, लेकिन देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की एक राजनीतिक और दार्शनिक कोशिश थी। सही बात है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था। जी, इसे भारतीय लोकतंत्र का एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, हाँ। मील का पत्थर। जी। ये किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो जवाब है मूल संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है पर उसकी बुनियादी आत्मा को नहीं छू सकती। अनेकाधिकार रखती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का रक्षक है और इस मूल संरचना की कोई लिखित परिभाषा नहीं है। कोर्ट ही तय करता है कि क्या मूल है और क्या नहीं। तो ये सिद्धांत एक तरह से विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन की एक निरंतर चलती हुई रस्साकशी है। हाँ, तीसरा सवाल यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? जवाब है अमेरिका। तो अगर हम इन तीनों सवालों को जोड़कर देखें, नागरिकों के कर्तव्य, संसद की शक्तियों पर सीमा और एक आजाद न्यायपालिका, तो ये सिर्फ तीन अलग अलग फैक्ट्स नहीं हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के तीन सबसे जरूरी स्तंभों की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और एक भावी प्रशासक से यही उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ नियमों को ना जाने बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझें। वो ये समझे कि ये सिस्टम इन तनावों और संतुलनों पर ही टिका हुआ है। संविधान तो देश की नींव है, पर देश तो दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था से चलता है। चलिए देखते हैं कि इस सोर्स में आर्थिक समझ को कैसे परखा गया है। एक सवाल है मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के सदस्यों की संख्या के बारे में। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 रिजर्व बैंक से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। और दिलचस्प बात यह है कि ये 6 सदस्य एक तरह से आर्थिक रस्साकशी के मैदान में होते हैं। RBI का मुख्य काम है महंगाई को काबू में रखना, जिसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ाना चाहता है। वहीं सरकार खासकर चुनाव से पहले विकास दर को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलना जरूरी है। तो ये समिति सिर्फ एक तकनीकी बॉडी नहीं है, ये देश की आर्थिक दिशा पर होने वाली खींचतान का एक मंच है। ब्याज दरों पर उनका फैसला इसी खींचतान का नतीजा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगला सवाल थोड़ा तकनीकी है। GDP और GVA के बीच संबंध। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या इसे किसी आसान तरीके से समझा जा सकता है? जरूर। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाती हैं। आपने 100 रुपए का आटा, चीनी वगैरह खरीदा और उससे 500 रुपए के केक बनाए। तो आपने कितनी वैल्यू ऐड की? 400 रुपए। बिल्कुल। यही आपका GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है। अब देश की सारी बेकरियों, फैक्ट्रियों, खेतों का GVA जोड़ ले तो हमें पता चलता है कि देश में असल में उत्पादन कितना हुआ। फिर जब सरकार इस पर टैक्स लगाती है जो कीमत बढ़ाता है और कुछ चीज़ों पर सब्सिडी देती है जो कीमत घटाती है, तो हमें बाजार की अंतिम कीमत मिलती है जिसे हम GDP कहते हैं। तो सूत्र बनता है GDP = GVA
प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ये अर्थव्यवस्था की सेहत नापने का एक जमीनी तरीका है। वाह, ये अब जाके साफ हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए, अर्थव्यवस्था के इतिहास से भी एक सवाल है। रोलिंग प्लान, ये 1978-80 में जनता सरकार लाई थी। ये पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचे से अलग क्यों था? ये एक बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक था। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत मॉडल से प्रेरित थीं। एक लंबा स्थिर लक्ष्य। रोलिंग प्लान का विचार था कि अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदलती है कि हमें हर साल अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि ये योजना ज्यादा चली नहीं, लेकिन ये भारत के आर्थिक सोच में आए एक बड़े बदलाव का संकेत थी। केंद्रीकृत योजना से एक ज्यादा लचीली व्यवस्था की ओर। तो अर्थव्यवस्था के ये तीनों सवाल, एमपीसी, जीवीए और रोलिंग प्लान, असल में नीति निर्माण, आर्थिक गणना और आर्थिक इतिहास की समझ को परख रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि एक अधिकारी को सिर्फ आज के आंकड़े नहीं, बल्कि आर्थिक मशीनरी कैसे काम करती है और वो यहाँ तक कैसे पहुंची, इसकी भी गहरी समझ होनी चाहिए। चलिए, अब सामान्य ज्ञान के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। इतिहास से एक सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? जवाब है 1757। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, पर एक अधिकारी के लिए इस तारीख का क्या मतलब है? रिश्वत और राजनीतिक साजिश से ज्यादा जीता गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। ये घटना आने वाले 200 सालों के लिए ब्रिटिश नीति की नींव बन गई। फूट डालो और राज करो। ये दिखाता है कि इतिहास में लड़ाइयां सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में भी लड़ी जाती हैं। बहुत गहरी बात है ये। इतिहास से एक और सवाल है, मॉर्ले मिंटो सुधार को लेकर 1909 का, जिसने पृथक निर्वाचन की शुरुआत की। इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और दुखद हुआ। पहली बार भारतीय समाज को धर्म के आधार पर राजनीतिक रूप से बांट दिया गया। इसने एक ऐसी खाई पैदा की जो समय के साथ चौड़ी होती गई, और कई इतिहासकार इसे भारत के विभाजन की ओर ले जाने वाले शुरुआती कदमों में से एक मानते हैं। ये एक चेतावनी है कि कैसे छोटे दिखने वाले राजनीतिक फैसले देश का भविष्य तय कर सकते हैं। अब कुछ भूगोल और पर्यावरण के सवाल देखते हैं। आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक अभयारण्य, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और कांडला बंदरगाह, ये तो सीधे तथ्य हैं। हाँ, लेकिन ये तथ्य भारत की जमीनी हकीकत बताते हैं। सरदार सरोवर बांध सिर्फ बिजली और पानी का प्रोजेक्ट नहीं, वो विकास और विस्थापन की दशकों लंबी बहस का केंद्र भी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े सामाजिक आंदोलन इसी से जुड़े हैं। एक बंदरगाह सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के जुड़ाव का प्रतीक है। ये सवाल एक अधिकारी की जमीनी समझ को परखते हैं। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय मामले। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और यूएन सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। हाँ, और ये सवाल दुनिया के पावर स्ट्रक्चर में भारत की जगह को समझने के बारे में है। विश्व बैंक जैसी संस्थाएं विकासशील देशों की नीतियों को कैसे प्रभावित करती हैं, और सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब बातें इन सीधे से दिखने वाले सवालों के पीछे छिपी हैं। तो सामान्य ज्ञान का ये पूरा हिस्सा सिर्फ रटने की क्षमता नहीं, बल्कि देश और दुनिया की एक व्यापक और जुड़ी हुई समझ की मांग करता है। अब यहां से गियर बदलते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई जाना पहचाना तथ्य नहीं है, सिर्फ कुछ बेतरतीब नंबर या अक्षर हैं। यहां से तर्क शक्ति का खेल शुरू होता है। हाँ, ये दिमाग की वर्जिश का दूसरा हिस्सा है। यहाँ आपको जानकारी बाहर से नहीं, बल्कि दिए गए डेटा के अंदर से ही निकालनी होती है। पहला उदाहरण एक नंबर सीरीज है, 7, 16, 34, 70 और फिर सवालिया निशान। यहां क्या लॉजिक है? अच्छा, इसे क्रैक करने का तरीका है संख्याओं के बीच का रिश्ता ढूंढना। 7 और 16 में क्या संबंध हो सकता है? 7 का 2 गुना 14 होता है, उसमें 2 जोड़ें तो 16। क्या ये आगे भी काम करता है? 16 का 2 गुना 32 जमा 2 यानी 34। हाँ, कर रहा है। 34 का 2 गुना 68 जमा 2 यानी 70। तो पैटर्न है गुणा 2 जमा 2, तो अगला नंबर होगा 70 गुणा 2 यानी 140, और उसमें 2 जोड़ने पे 142। बिल्कुल सही। एक और आसान सीरीज है, ABCD EF GH, और फिर ये तो सीधा है, वर्णमाला के जोड़े हैं तो अगला IG होगा। तो ये सीरीज वाले सवाल मूल रूप से पैटर्न पहचानने की क्षमता का टेस्ट है। हाँ, और उससे भी ज्यादा।
ये मानसिक अनुशासन का टेस्ट है। क्या आप दबाव में एक नियम को पहचानकर उसे लगातार लागू कर सकते हैं? स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ बहुत मायने रखती है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी-कभी ऐसे सवाल आते हैं जिनका लॉजिक बहुत अटपटा या अस्पष्ट होता है। यहाँ एक कैंडिडेट का कौशल सिर्फ लॉजिक ढूंढना नहीं, बल्कि ये फैसला लेना भी है कि इस सवाल पर कितना समय लगाना है। अगर 30-40 सेकंड में लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा, तो सबसे अच्छा होता है कि इसे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। ये भी एक तरह का तार्किक फैसला है। हर सवाल हल करने के लिए नहीं होता, कुछ छोड़ने के लिए भी होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। चलिए एक विजुअल पहेली देखते हैं। I, O और R में से किस अक्षर की मिरर इमेज यानी शीशे में छवि अलग दिखेगी? जवाब है R। ये तो वही बात हो गई कि एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों लिखा होता है। मुझे ये समझने में सालों लग गए थे। बिल्कुल, ये स्थानिक तर्क यानी स्पेशल रीजनिंग का एक सरल लेकिन बढ़िया टेस्ट है। ये क्षमता आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सर्जन और पायलट जैसे कई प्रोफेशन में बहुत जरूरी होती है। ये देखने की क्षमता कि कोई चीज अलग अलग एंगल से कैसी दिखेगी। अब आते हैं व्यावहारिक गणित पर। 500 रुपए की चीज को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 600 रुपए होगा। या अगर 75% छात्र पास हुए और उनकी संख्या 450 है, तो कुल छात्र 600 थे। ये तो रोजमर्रा का हिसाब किताब है। हाँ, लेकिन ये प्रतिशत और अनुपात की गहरी समझ को परखते हैं। ये क्षमता डेटा को समझने, बजट बनाने और संसाधनों का आकलन करने जैसे प्रशासनिक कामों के लिए बहुत जरूरी है। और एक क्लासिक सवाल है काम और समय का। अगर एक आदमी कोई काम 10 दिन में करता है, तो 5 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? यहाँ व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स रिलेशन का नियम लगता है। ज्यादा लोग मतलब कम दिन, तो जवाब है 2 दिन। ये समझना कि कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ बढ़ती हैं और कौन सी एक के बढ़ने पर घटती हैं, ये एक मौलिक तार्किक कौशल है जो हर तरह की योजना बनाने में काम होता है। और अंत में कथन निष्कर्ष का एक सवाल। कथन है सभी ज्ञानी लोग ईमानदार होते हैं, और निष्कर्ष है कुछ ईमानदार लोग ज्ञानी हैं। ये सही है या गलत? यहाँ निगमन तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। अगर सभी ज्ञानी लोग ईमानदार लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा है, तो ये तो तय है कि ईमानदार लोगों के समूह में से कुछ लोग ज्ञानी जरूर होंगे। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं हो सकता, यानी ये जरूरी नहीं कि सभी ईमानदार लोग ज्ञानी हों। तो पहला निष्कर्ष सही है। ये क्षमता किसी तर्क की वैधता को जांचने के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो हमने देखा कि ये सवाल सिर्फ ज्ञान या गणित का टेस्ट नहीं है। ये एक तरह से सोचने के एक पूरे ढांचे का टेस्ट है। तथ्यों को जोड़ना, पैटर्न पहचानना, तार्किक निष्कर्ष निकालना और दबाव में सही फैसले लेना। शायद यही वो ऑफिसर वाली सोच है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है। ये स्रोत हमें ज्ञान को प्रश्न और उत्तर के रूप में दिखाता है, लेकिन क्या सच्ची समझ सही जवाब जानने में है या सही सवाल पूछना सीखने में? शायद एक लीडर या प्रशासक का असली कौशल हर तथ्य के पीछे छिपे उस बड़े सवाल को देखने और समझने की क्षमता में ही निहित है। थैंक यू। जय हिंद।